गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, आजकल हम लेसन 2 कर रहे हैं। इसके हम 5 पार्ट कर चुके हैं। आज हम 6 पार्ट करने जा रहे हैं और इस पार्ट में हम इस लेसन को आज ख़त्म कर देंगे। तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, हाउ इंस्क्रिप्शंस टेल ए स्टोरी। आज हम जो इसका टॉपिक देखने जा रहे हैं, टॉपिक है राजा की छवि, इमेज ऑफ किंग। राजा की प्रजा में क्या छवि होती थी इसके बारे में, यानी कि प्रजा जो थी वो राजा के बारे में क्या सोचती थी, इसके बारे में हमें जो है एविडेंस बहुत बहुत कम मिले हैं। इसका रीज़न ये है कि इस टाइम जो लिखते थे वो तो या तो राजा के कवि होते थे जो अपने राजा के बारे में बड़ी बड़ी कविताएं लिखते थे जिनको प्रशस्तियाँ कहते थे। और इन प्रशस्तियों में वो अपने स्वामी यानी अपने ऑनर, अपने राजा की बहुत प्रेज़ किया करते थे, बढ़ा चढ़ा कर प्रेज़ किया करते थे। या फिर हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, लेकिन उन इंस्क्रिप्शंस के ऊपर जो है सिर्फ प्रेज़ ही लिखी जाती थी राजाओं की। तो पब्लिक क्या सोचती है इसके बारे में हमें कोई ख़ास जो है वो एविडेंस नहीं मिले हैं। हाँ, हमें ये पता चला है कि इस टाइम जो था जातक और पंचतंत्र की कहानियाँ लिखी गई थी। 6th सेंचुरी BCE में ना जो कहानियाँ लिखी गई थी ये महात्मा बुद्ध के बारे में थी, जातक कथाएं। इनकी जो नंबर था वो 549 के करीब ये कहानी है और इसमें उनके पूर्व जन्म के बारे में जो है ये लिखी गई थी। तो इन कहानियों में जो है हमें उस टाइम की सोसाइटी के बारे में जानने को हेल्प मिलती है। और ये जातक कथाएं जो थी वो पाली भाषा में लिखी गई थी। याद रखना, ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि जातक कथाओं की संख्या कितनी थी और ये किस रिलीजन के बारे में बताती हैं और ये किस लैंग्वेज में लिखी गई थी। और पंचतंत्र की कहानियाँ विष्णुगुप्त ने लिखी थी। तो ये उस टाइम के 2 एपिक थे, 2 ग्रंथ थे जिनसे हमें जो है 6th सेंचुरी BCE से 6th सेंचुरी को समझने में बड़ी हेल्प मिलती है। तो ना गणतेंदु नाम की एक जातक कहानी है। उसमें ना एक कुटिल राजा यानी बहुत बेकार सा राजा था, उसके बारे में बताया गया कि उसकी प्रजा उससे कैसे परेशान थी। तो वो बताते हैं कि इस कुटिल राजा से बूढ़े, महिलाएं, पुरुष, किसान, पशुपालक, ग्रामीण बालक, यहाँ तक कि एनिमल्स भी जो थे वो अपने राजा से खुश नहीं थे। एक बार क्या होता है कि उस राजा के मन में ये विचार आ जाता है कि मैं ये देखता हूँ कि प्रजा मेरे बारे में क्या सोचती है, मेरी पब्लिक मुझे मेरे बारे में अच्छा सोचती है या बुरा सोचती है। तो ना वो अपनी पहचान बदलकर यानी रूप बदलकर जो था वो लोगों के बीच में जाता है और लोगों से पूछता है राजा कैसा है। तो सारे ना उसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं। लोग कंप्लेन करते हैं, क्या कंप्लेन करते हैं कि रात में डाकू आते हैं, उन पर हमला करते हैं और उन्हें लूट कर ले जाते हैं। और दिन में जो है राजा के ऑफिसर्स जो हैं वो टैक्स इकट्ठा करने के लिए आ जाते हैं। तो जिसके कारण राजा जो है, और राजा को कुछ पता ही नहीं है, तो राजा पब्लिक की कोई फ़िक्र ही नहीं कर रहा है। तो लोग इस तरीके से बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं और उसको बताते हैं कि जो गांव के लोग हैं वो तो राजा के ऑफिसर्स और डाकुओं से और राजा से परेशान होकर गांव छोड़ रहे हैं और वो ना जंगलों में जाकर सेटल हो रहे हैं। तो ये कहानी उस समय के हमें सोसाइटी के बारे में बताती है। देखो, जैसा समाज होता है वैसी ही कहानियाँ लिखी जाती हैं। तो इस कहानी से हमें पता चलता है कि कुटिल राजा की क्या स्थिति थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। ट्रेड बियॉन्ड सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम 6th सेंचुरी BCE, यानी 6ठी शताब्दी में भारत का बिजनेस कैसे होता था। तो बेटा, हमारा जो व्यापार होता था वो बाहर के देशों से होता था और ये कोई उस टाइम की बात ही नहीं है। व्यापार तो हमारा शुरू से ही होता था
आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हड़प्पन सिविलाइजेशन में कि हमारा बिजनेस मेसोपोटामिया, ओमान, इन सब से होता था। तो इस सेंचुरी में तो होना ही था। तो इस सेंचुरी में जो व्यापार होता था वो सी रूट और लैंड रूट, जल मार्ग और स्थल मार्ग दोनों से ही होता था। तो भूमार्ग यानी जो लैंड रूट था उसके द्वारा जो बिजनेस था वो मिड एशिया और उससे आगे तक होता था। देखो बच्चे, उस टाइम मोस्टली जो ट्रेडर्स होते थे वो पहाड़ों के रास्तों से आते थे और बिजनेस किया करते थे। अभी हम इसको मैप में देखते हैं। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। समुद्र तट पर बनी जो सी रूट्स थी, बंदरगाहें थी, वहाँ से समुद्री जहाज़ अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका और पश्चिम एशिया तक जाते थे और बंगाल की खाड़ी से चीन और साउथ ईस्टर्न एशिया की तरफ जो थे वो शिप जाया करते थे। और राजा लोग इन मार्गों पर कंट्रोल करके जो ट्रेडर्स बिजनेसमैन होते थे उनसे सेफ्टी के बदले में टैक्स लिया करते थे। अब हम एक बार इस चीज़ को मैप में देखते हैं। ये बेटा वर्ल्ड का मैप है और इस मैप में हमने ये देखा, ये देखो ये भारत है जो ब्लू कलर का है और इसका जो लैंड रूट है ये आपको ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है यहाँ से इस, और ये ब्राउन कलर का दिख रहा है आपको। यहाँ पर ये मिड एशिया तक इसका व्यापार हुआ करता था। और सी रूट कहाँ पर फैले हुए थे? ये बंगाल की खाड़ी है यहाँ पर, सॉरी अरेबियन सी है। यहाँ से जो था अफ्रीका, ये उत्तरी अफ्रीका है यहाँ पर, ठीक है। और वेस्टर्न एशिया, ये क्योंकि वेस्ट की तरफ है तो ये वेस्टर्न एशिया और वेस्टर्न यूरोप से होता था। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ बे ऑफ बंगाल है, तो बे ऑफ बंगाल से जो समुद्री जहाज़ थे वो चाइना की तरफ जाते थे और ये नीचे दक्षिण पूर्व एशिया, ये दक्षिण पूर्व एशिया है जहाँ आजकल जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, हांगकांग, सिंगापुर ये सारी कंट्रीज़ आते हैं। तो इनके थ्रू जो था व्यापार होता था। और जो ये राजा लोग होते थे वो इन रूट्स के ऊपर कंट्रोल करते थे क्योंकि इन रूट्स पर कंट्रोल करने से व्यापारियों को जो था सेफ्टी तो मिलती थी और राजाओं को जो था वो टैक्सेस मिल जाते थे, कर इकट्ठा करते थे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है कि इन मार्गों पर चलने वाले व्यापारियों में पैदल फेरी लगाने वाले, फेरी समझते हो ना, जो कि आवाज़ लगा के घर घर जाके सामान बेचते हैं, पैदल चलते हैं। तो इन ट्रेडर्स में ये लोग आते थे। बैलगाड़ी और घोड़ों पर जाने वाले व्यापारी भी शामिल थे, कुछ बैलगाड़ियों में और घोड़ों पर बैठकर जाते थे। कुछ जो थे वो समुद्री मार्ग से भी यात्रा करते थे। वैसे तो ये यात्राएं करनी, समुंदर मार्ग से जो यात्रा करनी होती थी वो सबसे चीपेस्ट होती थी, सबसे सस्ती होती थी, लेकिन ये सबसे ज़्यादा डेंजरस भी होती थी। क्यों डेंजरस होती थी? क्योंकि कोई भी समुद्र में दुर्घटना का, एक्सीडेंट का शिकार हो सकते थे ये लोग, या फिर देवर लूटेड। यहाँ पर समुद्री डाकू होते थे जो उन्हें लूट लेते थे। स्टॉर्म्स भी आते रहते थे, समुंदर में तूफ़ान आते थे, साइक्लोन्स आते थे। तो जिसकी वजह से ये लोग जो थे काफ़ी, मतलब सी रूट के द्वारा बिजनेस करना बहुत डेंजरस था लेकिन बहुत प्रॉफिटेबल भी था। अब हम देखते हैं कि तमिल भाषा में मस्थुवन और प्राकृत में सत्यवाहा और सेट्टी कहलाने वाले जो व्यापारी थे वो बहुत सक्सेसफुल थे और बहुत रिच थे। यानी जो बहुत रिच व्यापारी थे उनको प्राकृत में सत्यवाहा और सेठी कहा जाता था। जैसे हम हिंदी में सेठ जी कह देते हैं जो बहुत रिच बिजनेसमैन होते हैं, या फिर लाला जी कहते हैं, है ना। तो ऐसी उस टाइम जो था बहुत रिच जो बिजनेसमैन थे उनको सत्यवाहा और सेठी कहा जाता था और तमिल भाषा में उनको मस्त थुवन कहा जाता था। फिर अब हम देखते हैं कि ये किस किस चीज़ का बिजनेस करते थे। ये नमक, अनाज, कपड़ा, धातु,
मेटल उनसे बनी हुई जो चीज़ें होती थी, पत्थर की, लकड़ी की, जड़ी बूटियाँ, इन सब चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था। रोमन साम्राज्य में, रोमन साम्राज्य कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा, रोमन साम्राज्य को अगर सोचो तो आँखों के सामने रोम आएगा जो इटली की कैपिटल है। और इटली कहाँ पर है? इटली यूरोप में है। यूरोप में जहाँ पर आसपास फ्रांस, इंग्लैंड, ये सब कंट्रीज़ आती हैं। तो इस रोमन साम्राज्य में भारत के जो मसाले होते थे उनमें काली मिर्च थी, कपड़े थे, जड़ी बूटियाँ थी, इनकी बहुत डिमांड थी। तो इन सब वस्तुओं को अरब सागर के रास्ते से भूमध्य क्षेत्र तक पहुंचाया जाता था। अब हम मैप में देखते हैं कि ये किस तरफ जाएंगे। ये देखो, ये भारत है और ये जो आपको ग्रे कलर का नज़र आ रहा है ये रोमन साम्राज्य है। ठीक है, अब यहाँ से ये व्यापार कहाँ कहाँ से जाएगा? ये अरेबियन सी से जाएगा। अरेबियन सी से समुद्री जहाज़ों में यहाँ पर ये पहुँचता था। तो यहाँ पर भारत की बनी इन चीज़ों की बहुत डिमांड थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं, दैट इज़ सिक्के और राजा, किंग्स एंड कॉइन्स। बेटा ये टॉपिक हमने 11th में नहीं किए हुए, इसलिए आप इनको प्लीज़ बहुत अच्छे से करेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में जो हैं वो 1 मार्क में दिए हुए हैं। बड़ा इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो आप इन क्वेश्चंस का जो है वो समरी बना लेना, नोट्स बना लेना और इनको अपनी कॉपी में अटैच कर देना। इसके जो टॉपिक है इसमें से 1 मार्क के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इनको आप करेंगे। तो कहता है कि व्यापार के लिए गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज आदि के सिक्कों का यूज़ होता था। सिक्कों के प्रयोग से व्यापार जो था वो काफ़ी हद तक आसान हो गया था, क्योंकि पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मुझे सोप लेना है किसी शॉप से, साबुन लेना है, तो मैं अपने घर में जो कनक है वो लेके जाऊंगी और उसे सोप के बदले में उसे कनक दे दूंगी शॉपकीपर को। तो इससे ना बिजनेस इससे मतलब पेमेंट करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन अब कॉइन्स आने के कारण जो था बिजनेस काफ़ी हद तक आसान हो गया था। तो हम देखते हैं कि चांदी और तांबे के सिक्के जो थे वो सबसे पहले ढले थे। अब इस चीज़ को याद रखना, ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से जो थे मेटल के सिक्के सबसे पहले ढले थे, यानी सबसे पहले बनाए गए थे। तो दैट इज़ सिल्वर एंड कॉपर। और ये कब बने थे? 6th सेंचुरी BCE में। इसके बाद वो कहता है कि इन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। ऐसे बहुत सारे सिक्के विभिन्न स्थानों पर खुदाई के दौरान मिले हैं। और ये कहाँ कहाँ मिले हैं? महाराष्ट्र में, गुजरात में। रोमन साम्राज्य वाले यानी रोमन साम्राज्य से जो सिक्के हैं वो इस एरिया में बहुत अधिक संख्या में मिले हैं। इससे पता चलता है कि रोमन साम्राज्य से व्यापार जो था वो होता था। ठीक है, ये इसके बाद है कि मुद्रा शास्त्री, न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स कौन होते हैं? जो कि इन कॉइन्स की साइंस को स्टडी करते हैं, इन कॉइन्स को स्टडी करते हैं, उन्हें हम न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। तो मुद्रा शास्त्रियों ने इन सिक्कों को स्टडी किया और पता लगाया कि इन सिक्कों का यूज़ कहाँ कहाँ किस किस पर्पस के लिए किया जाता था। अब ऊपर मैंने आपको आहत सिक्के बताए थे। ये आहत सिक्के क्या होते हैं? पंच मार्क्ड कॉइन्स क्या होते हैं? पंच मार्कर कॉइन बनाना, इसको हम ऐसे समझते हैं कि जिन्हें बार बार चोट करके उन पर चित्र बनाया जाता था, उनको हम आहत सिक्के कहते हैं। और इन सिक्कों पर जो सिंबल्स बने होते थे उनसे पता चलता था कि इनका निर्माण विभिन्न राजाओं ने किया था, करवाया था। लेकिन हो सकता है कि रिच लोगों ने, बिजनेसमैन ने और जो बहुत रिच सिटीजन्स थे उन्होंने भी कुछ अपने नाम से सिक्के जो थे हो सकता है कि उन्होंने जारी किए हों। इन सिक्कों पर राजाओं की फ़ोटो बनी होती थी
और उनके नाम खुदे होते थे, जैसे कनिष्क के सिक्के थे। ठीक है, अब हम एक बार पंच मार्क्ड कॉइन्स को यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखो डिफरेंट टाइप के कॉइन्स जो थे वो बनाए गए थे। ये देखो जैसे ये गोल्ड के कॉइन्स हैं, ये चांदी के हैं, ये कॉपर के हैं, ये कॉइन के गोल्ड के हैं। इसके बाद ये देखो ये सारे सिल्वर कॉइन्स हैं। इस टाइम कितने सुंदर कॉइन्स देखो ये बनाए जाते थे। और ये देखो पंच मारकर, ये आपको कुछ पीछे लग रहा है कि इनको कूट कूट कर पीटा गया था और फिर इनके ऊपर जो थे वो चित्र बनाए गए थे, तो इनको हम पंच मार्क्ड कॉइन्स कहते हैं। ये देखो ये तो आपको साफ ही पता लग रहा है इसको कितना बुरी तरह से पीटा गया है। तो इसके बाद इनके ऊपर जो है पेंटिंग्स, जो भी चित्र वगैरह है वो बनाए गए हैं। ये देखो ये गोल्ड के कॉइन्स हैं, ये जो है गुप्ता टाइम के हैं, है ना। तो ये कॉइन्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंट माने गए हैं। ये देखो ये भी गोल्ड के कॉइन्स हैं। ठीक है, ये जो है कनिष्क के टाइम के हैं, ये कनिष्क है और पीछे जो है वो महात्मा बुद्ध की जो है वो मूर्ति बनी हुई है। अब हम इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। हम ये कहेंगे, ये हमने पढ़ लिया था, मुद्रा शास्त्री आहत सिक्के भी पढ़ लिया था। सबसे पहले जो सिक्के थे वो हिंद यूनानी इंडो ग्रीक रूलर्स ने जारी किए थे, यानी कनिष्क ने और उसके जो आगे जनरेशन थी उन्होंने इनको जारी किया था। सोने के सिक्के प्रथम शताब्दी में कुषाण शासकों के मिले हैं। नॉर्थ और मिड भारत में ऐसे सिक्के कम मिले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर अभी पब्लिक रह रही है, हम इसको ज़मीन को खोद नहीं सकते हैं, तो इसलिए हमें कभी कभी खुदाई में जो चीज़ें मिल जाती हैं उनसे पता चलता है कि ये जो कॉइन्स थे वो सबसे पहले कुषाण शासकों ने स्टार्ट करवाए थे। तो जो बहुमूल्य वस्तुएं थी, सोने के सिक्कों का प्रयोग इन बहुमूल्य वस्तुओं के व्यापार में किया जाता था। दक्षिण भारत में बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं। गुप्त काल में कुछ शासकों द्वारा बनाए गए सोने के भव्य क्वालिटी वाले सिक्के मिले हैं। अब देखो मैंने यहाँ भव्य वर्ड लिखा है, भव्य का मतलब बहुत सुंदर और बड़े क्वालिटीज़ के सिक्के जो थे वो बनाए गए थे। लेकिन 6 सेंचुरी BCE में सोने के सिक्के जो थे वो कम हो गए। तो इसके बारे में हिस्टोरियंस ने जो है अलग अलग अपने व्यूज़ दिए हैं। कुछ कहते हैं कि इस टाइम जो था रोमन साम्राज्य का डाउनफॉल हो गया था, क्योंकि भारत का मोस्टली बिजनेस जो था वो रोमन साम्राज्य से होता था। अब रोमन साम्राज्य ही नहीं रहा तो अब ट्रेडर्स बिजनेस किससे करते। तो हो सकता है कि बिजनेस इस वजह से जो था वो कम हो गया था। अगला है इसी कारण सिक्के कम हो रहे थे। इस काल में ना भयंकर आर्थिक संकट पड़ा था, बहुत ज़बरदस्त जो थी वो यहाँ पर बारिश होने की संभावना थी, बारिश होने वाली थी। तो इस वजह से जो था ये हम बताएंगे कि गोल्ड के कॉइन्स जो हैं वो शायद से इनका यूज़ होना बंद हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि अशोक की उपाधि, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, टाइटल्स ऑफ अशोका, ये 1 मार्क में आ जाता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अशोक ने कौन कौन सी टाइटल्स जो थे वो धारण किए थे। पहला है देवान प्रिय, यानी देवताओं का प्रिय। अगला है प्रियदसी, देखने में सुंदर मनोहर मुखाकृति वाला राजा। हम एक बार अशोक को देख भी लेते हैं कि अशोक को ये टाइटल्स जो थे वो मिले थे, दैट इज़ ये अशोका है। तो इसने मुखाकृति, प्रियदसी, ये मनोहर मुखाकृति वाला राजा यानी जिसकी शक्ल बहुत सुंदर है, प्रियदसी यानी देवताओं का प्रिय। ठीक है, तो ये टाइटल्स जो थे अशोक ने धारण किए थे। तो ये आज का बेटा टॉपिक था। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इन जो 5th एंड 6th टॉपिक है इसकी अच्छे से तैयारी करेंगे और बुधवार को जो है मैं इसका आपका टेस्ट लूँगी। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।